नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मैं जहां खड़ा हूं यहां पे दरगाह है और यहीं से रास्ता था जो करीब 60 से 70 साल पुराना रास्ता था। बीच गटर बनी, गटर के बाद यहां से जाने के लिए ब्रिज महानगर पालिका ने बना के दिया था। उसके बाद वो जो आप पतरा लगा देख रहे हैं, ये बशीर बद्र नाम के बिल्डर का ये ज़मीन है। इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है। वहीं पर आपको बता दें कि इस ज़मीन पर हॉस्पिटल से लेकर के स्कूल का आरक्षण भी है और करीब ग्राम पंचायत के ज़माने से ये रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया है। आपको बता दें इसी बशीर बद्र नामक बिल्डर ने अवैध निर्माण किया था। महानगर पालिका ने उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करने के दूसरे दिन ही तुरंत उसने जो अवैध निर्माण तोड़ा गया से उससे डबल अवैध निर्माण बना लिया है, जिस पर प्रताप सरनाइक ने वार्ड ऑफिसर सचिन बच्चाओं को आड़े हाथ लेते हुए उनको सबक सिखाने की बात की है। साथ ही आयुक्त को भी कहा कि इस तरीके के अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई तो फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सामने आना पड़ेगा। कुल मिला के इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाइक का क्या कहना है, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। नहीं, खासकर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि परसों जब ही मुझे ये बात की पता चला और यहाँ के नागरिकों ने निवेदन दिया, हमारे यहाँ के नेता राममोहन शर्मा जी है, कमलाकर पाटिल और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे बिल्डरों की मनमानी चल रही है। एक भद्रा नाम का कोई बिल्डर है, पिछले कई सालों से 60-70 साल से अधिक सालों से ये जो रास्ता है लोगों के ऊपर भले डीपी में ये रास्ता प्रस्तावित नहीं है मगर बहुत सारे लोग ये रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बड़ी मस्जिद भी है, वो मस्जिद पे आने जाने का ये रास्ता है, मगर दरगाह है, मगर आसपास के लोग इसका इस्तेमाल रास्ते का बहुत सालों से करते थे। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब को कहा कि किसी भी हालत में ये दरगाह जाने वाला जो रास्ता है और साथ ही में लोगों को आने जाने का रास्ता जो है वो खुला कर दिया जाए। पहले बड़ा रास्ता था तो रास्ता तोड़ दिया, फिर बाद में उसमें सिर्फ लोखंड का जो ब्रिज है वो ब्रिज बनाया, वो ब्रिज के लिए भी खर्चा किया। तो ये किस लिए किया ये हमें पता नहीं चला। शायद महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और बिल्डरों से मिलीजुली की वजह से शायद ये रास्ता बंद किया होगा, लोगों का ख्याल नहीं किया रहेगा। मगर अभी मैंने साफ तौर पे कमिश्नर साहब से फ़ोन पे बात किया, उनको जो हकीकत है वो वीडियो के माध्यम से दिखा भी दी है। उनका ये कहना है कि मैं किसी भी हालत में अगर आज अधिकारी हमारे रहेंगे तो आज ही ये रास्ता खुला कर देता हूँ, नहीं तो सोमवार को मैं अधिकारियों की एक टीम भेज के ये रास्ता लोगों के लिए खुला कर दूँगा। मगर ये हो गया टेम्परेरी सोल्यूशन। मैंने कमिश्नर साहब को ये भी कहा कि ये साल में 2-3 महीने में महानगर पालिका का डेवलपमेंट प्लान आ रहा है, तो डेवलपमेंट प्लान में 9 या 12 मीटर का रास्ता ये प्रपोज़ किया जाए ताकि भविष्य में भी इन लोगों की जो तकलीफ़ें ऑफिशियल दूर होगी और कॉरपोरेशन ने वो रास्ता इन लोग को बना के लोगों के लिए खुला कर देना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने वो भी बात मान ली और रास्ता कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, अलाइनमेंट क्या है, ये टाउन प्लानिंग के लोगों के साथ बात करके उसका भी निर्णय वो लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्डर ये भी तो दावा कर सकता है कि मेरा निजी प्लॉट है, मैं रास्ता क्यों दूँ? नहीं, मेरा यही कहना है कि देखो बिल्डर का तो यही कहना रहेगा, क्योंकि मुझे पता है तांत्रिक अगर लीगल बातें अगर देखी जाए तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत के कार्यकाल से ये रास्ता खुला है। यानी 60-70 सालों से हमारी एक माता यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनकी शादी को 60 साल हो गए, उसके पहले से ये रास्ता है। तो ये रास्ता क्या आज का नहीं है, 60-70 साल पुराना रास्ता है। और गावठान और गोवन का भी कुछ नियम है, वो नियम के अनुसार ये रास्ता डायरेक्ट कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हाँ, रहा प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात, तो एक तो उस पर गार्डन, स्कूल वगैरह रिजर्वेशन भी है वो प्रॉपर्टी पे, तो कॉरपोरेशन एक्विजिशन प्रोसीजर के हिसाब से वो एक्विजिशन भी कर सकती है। और अभी नया डेवलपमेंट प्लान हो रहा है, वो डेवलपमेंट प्लान में 9 मीटर 12 मीटर का जो रास्ता ज़रूरत है लोगों को उतना डाल सकता है। तो ऐसे कोई नहीं है इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी तो मनमानी कोई भी करेगा। लोगों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ अगर एक बिल्डर की वजह से होती रहेगी तो हम सहन नहीं करेंगे। और भद्रा नाम का बिल्डर, उसकी कंप्लेंट भी बहुत है, उसने इनलीगल काम भी वहाँ पे किया है। जो कंस्ट्रक्शन उसने किया वो कंस्ट्रक्शन में भी उसने इनलीगल काम किया है। तो अगर कॉरपोरेशन ऐसे बिल्डर को समर्थन करती रहेगी तो हम इस परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैं वो बिल्डर को माफ़ नहीं करूंगा, ना ही कॉरपोरेशन के अधिकारियों को। इसमें अधिकारी ने अवैध निर्माण किया था और तोड़ा गया,
तोड़ने के बाद उसने फिर उसी को और डबल बना दिया। उसी को डबल बनाया, वो भी मेरे पास कंप्लेंट आई और मैंने अधिक सचिन बच्छाव को मैंने साफ तौर पे कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर उसके ऊपर सचिन बच्छाव कार्रवाई नहीं करती है तो मैं सचिन बच्छाव के पीछे लग जाऊंगा। सर, ये प्रभाग 6 जो है, ये जो इलाका है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहीं पर सबसे ज़्यादा अनधिकृत बांधकाम की शिकायतें आती रहती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं आपका इस पर ध्यान नहीं है या कम ध्यान है, ऐसा समझ। देखिए, एक बात है, लोक प्रतिनिधि विकास के लिए रहता है, ना ही इनलीगल बांधकाम के ऊपर बार बार रोज इनलीगल बांधकाम होते रहते हैं और उसके ऊपर शिकायत मैं करूं। मैं तो शिकायत करते रहता हूं, मगर एक बात आप बोलते हैं वो भी सही है कि भ्रष्ट अधिकारी जो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार से इन्वॉल्व हो गए लोक प्रतिनिधि लोकल लेवल पे, और जो भूमाफिया है उनकी मिली भगत की वजह से इस प्रभाग क्रमांक 14 में पिछले कई सालों से झोपड़ियाँ हो रही है, कई सालों से इनलीगल लॉजेस और लॉजिंग बोर्डिंग हो रही है, कई सालों से इनलीगल जो स्टूडियोज़ है वो हो रहे हैं, बहुत इनलीगल काम इस परिसर में हो रहा है। आपको पता है कि मैं पिछले 14 साल इस परिसर का विधायक हूँ, तो कम से कम 15 से 20 बार तो मैंने लेटर कॉरपोरेशन के लोगों को और गवर्नमेंट को दिया, मगर लोकल लेवल पे ही सब भ्रष्टाचार से गुते हुए अधिकारी रहेंगे तो हम भी बार बार क्या करेंगे? हम इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके ऊपर ध्यान देंगे या लोगों के काम विकास के ऊपर ध्यान देंगे? तो एक बात है कि एक दो अधिकारियों को बराबर सस्पेंड अगर कर देंगे कमिश्नर, तो बाकी के लोग लाइन पे आ जाएंगे। इसका मतलब आपका बोलना है मैं लिए पत्र लिखा था और सम्मानित करने की बात की थी, लेकिन कोई असर उस पत्र का आज तक नजर नहीं आया। वार्ड अधिकारी भी वही है, कमिश्नर भी वही है। नहीं, कमिश्नर तो वही रहेंगे, मगर वार्ड अधिकारी अगर इतना भी भ्रष्टाचार करता है और इतने अगर इनलीगल काम को समर्थन लेता है तो मुझे भी वार्ड अधिकारी के पीछे लगना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका बोलना ऐसा है कि अधिकारियों का बिल्डर का 100% अधिकारियों नहीं, ऐसे मैं हदबल नहीं होता हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ मैंने पिछले कई सालों से दिखा दिया है, मगर हम एक बार किसी को माफ़ करेंगे, 2 बार माफ़ करेंगे, मगर 100 बार माफ़ नहीं करेंगे। जिसका टाइम आएगा उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बात कब तक आएगा टाइम? आएगा, ये तो वक्त ऊपर वाला बताते हैं। क्लस्टर स्कीम को लेकर आपके तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए और मीरा भाईंदर शहर के नागरिक क्या उससे बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से शिंदे साहब हो या मैं हूँ, ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में हमारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली बड़ी बड़ी मंजिलें बनी हुई इमारत थी, वो किशन नगर हो, वागले स्टेट हो या लोकमान्य नगर हो, राबोड़ी हो, मुमरा कलवा हो, इस परिसर में बहुत सारी इलीगल इमारत ग्राम पंचायत और नगर परिषद के कार्यकाल से थी, वो जर्जर हो गई थी और बहुत सारी इमारतें गिर के लोग मृत्युमुखी गिर गए थे। तो हमने क्लस्टर की ये एक योजना तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट के पास रखी थी, उन्होंने मान्य नहीं की, तो हमने मोर्चे निकाले। मोर्चे में हमारे सभी नेतागण भी शामिल हो गए थे। हमने आंदोलन किया, विधिमंडल के अधिवेशन में हम लोग पायरे में बैठ के भी आंदोलन करते थे, और आखिरकार नगर विकास मंत्री जब भी एकनाथ शिंदे साहब हो गए तो उन्होंने एक क्लस्टर को मंजूरी दे दी। साथ में अभी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत जो भी सुविधा इस क्लस्टर योजना के लिए चाहिए थी वो पूरी की पूरी तांत्रिक दृष्टि से भी उन्होंने मान्यता कर दी। जिस वक्त नगर विकास मंत्री बने और ठाणे की क्लस्टर की योजना मंजूर कर दी, उसी दौरान मैंने विधिमंडल में एक लक्ष्यवेधी की थी कि जैसे ठाणा में अगर क्लस्टर की योजना होती है उसी तरह से क्लस्टर की योजना ये मीरा भाईंदर में होनी चाहिए, क्योंकि मीरा भाईंदर में भी ग्राम पंचायत और नगर परिषद के कार्यकाल में बहुत सारी इलीगल इमारतें हो गई थी जो जर्जर हो गई। यहाँ पे भी इमारतें गिर के लोगों का मृत्यु हो गया था। साथ ही में हमारे खासकर इस परिसर में झोपड़ियों की संख्या बहुत बड़ी है, तो स्लम रीडेवलपमेंट के स्कीम में मुआवजा जो है वो लोगों को ज़्यादा नहीं मिलता है, मगर क्लस्टर में जितना उनका घर रहेगा उनको घर मिलता है। पहला माला हो शायद दूसरा माला हो, स्लम रीडेवलपमेंट में उनको घर नहीं मिलते मगर क्लस्टर में घर मिलते हैं। तो इस तरह से क्लस्टर की योजना का अमल अगर मीरा भाईंदर शहर में होगा तो मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। लीगल बिल्डिंग में लोगों को अपना खुद का घर मिल जाएगा। तो इस माध्यम से नगर विकास मंत्री होने के नाते शिंदे साहब ने वो सैंक्शन कर लिया और क्लस्टर योजना को मीरा भाईंदर में मंजूरी दे दी।
साथ में जब भी एक मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल के दौरान वो शहर में आए थे तो मैंने उस दौरान और उनसे मांग कर दी थी कि क्लस्टर की योजना को पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दिया जाए। 10 करोड़ रुपए उन्होंने उसके लिए भी सर्वेक्षण के लिए दे दिया। और मुझे आनंद से ये बात मीरा भाईंदर शहर की जनता को कहना पड़ रहा है कि क्लस्टर की योजना को अभी सैंक्शन हो गई। 24 एरिया उन्होंने डिवाइड कर दिए और अलग अलग पार्ट बनाए। 450 हेक्टेयर की ज़मीन उसमें जाएगी और 24 भाग धीरे धीरे डेवलप होगा और धीरे धीरे डेवलप होने के बाद सभी लोगों को मुफ्त में क्लस्टर में पक्का मकान और अधिकृत मकान मिलेगा। साथ में एक बात उसमें मैंने कमिश्नर साहब को की, आदिवासी पाड़े हैं हमारे आगरी कोली रहते तो उनके कोलीवाड़े हैं और गाँवठान है। ये गाँवठान आदिवासी पाड़े और एरिया का समावेश इस क्लस्टर में नहीं किया जाए क्योंकि उन लोग नहीं चाहते हैं, गांव के हमारे आगरी समाज के लोग नहीं चाहते, हमारे कोली समाज के लोग नहीं चाहते, हमारे आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि उनका जो गांव की संस्कृति और संस्कृति नष्ट हो जाए क्योंकि इसमें भी उनका कल्चर है। वो कल्चर अगर नष्ट हो जाएगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पे बनेगी तो गांव का गांव पर नहीं रहेगा। तो ये गाँवठान कोलीवाड़े और आदिवासी पाड़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी भी मैंने मांग की थी। वो कमिश्नर साहब ने उसके लिए भी हाँ कर दी है। तो ये क्लस्टर की योजना की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी सुविधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगी और भविष्य में हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पे ये योजना का अमल इस शहर में हो जाएगा। सर, शहर बड़ी तेज़ी से विकास कर रहा है लेकिन शहर आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहा है। लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक घरों में पानी नहीं है। इसके चलते आपकी तरफ से क्या देखिए, पानी के लिए तो अभी पिछले कई सालों से लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम झगड़ा ही कर रहे हैं। पिछले एमआईडीसी का जो पानी 125 एमएलडी सैंक्शन है उसमें भी 110-115 एमएलडी मिलता है। मैंने राज्य के उद्योग मंत्री जो उदय सामंत है उनसे कहने के बाद और 10 एमएलडी पानी बढ़ाने की उनके पास मांग की थी। वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एमआईडीसी से हमको पानी मिले। मगर एक बात है कि सूर्या प्रकल्प का काम अभी जो है 80% तक हो गया। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पाइपलाइन की उसके लिए भी गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी, निविदा प्रक्रिया उसकी भी चल रही है। तो जल्दी से जल्दी अगर वो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम अगर साल भर में हमारा पूरा हो जाता है तो 2024 में मीरा भाईंदर के लोगों को 24 घंटा पानी मिलेगा। इतनी सुविधा हमने कर दी है क्योंकि सूर्या प्रकल्प से 218 एमएलडी पानी हमें सैंक्शन है। सिर्फ वो काम वहाँ पे पूरा होकर वहाँ से इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम अगर पूरा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए 1 साल लगेगा और 1 साल में लोगों की ये जो तकलीफें बहुत सालों से वो दूर हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल, आप जापान गए थे, जापान से कुछ ऐसी चीज़ें जो मीरा भाईंदर शहर में लागू हो सके ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं, देखिए किस चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ से आनी चाहिए अगर मैं डिक्लेयर कर दूँ तो उसका ये नहीं रहता क्योंकि क्या है, जापान हो, जर्मनी हो, यूरोपियन कंट्री हो या यूएई हो, हर कंट्री की अलग अलग सिस्टम है। मगर एक बात है कि भारत की लोक संख्या बहुत बड़ी है। भारत की लोक संख्या के माध्यम से लोगों को उतना डिसिप्लिन नहीं है जितना डिसिप्लिन बाहर के कंट्री के लोगों में है। वहाँ के नियम अलग अलग है। हमारे देश में लोकशाही है, हर देश में लोकशाही होती नहीं है, वहाँ का राज्य अलग अलग होता है। इस माध्यम से टेक्नोलॉजी हर जगह पे अलग अलग होती है। मगर एक बात ज़रूर कि भारत बहुत ही आगे मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है और भविष्य में जो टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में दिखती है वो टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में दिखेगी। ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी, वो अच्छी करके मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँगा ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और आप जानते हो कि अगले महीने में ही मीरा भाईंदर शहर के लिए जो मैंने निधि राज्य शासन के माध्यम से लाई है उसका लोकार्पण बहुत सारे चीज़ों का और बहुत सारे चीज़ों का भूमि पूजन मैं मुख्यमंत्री जी के हाथों से करने वाला हूँ। बताया जिस हिसाब से देश की जनसंख्या के हिसाब से अन्य देशों से तुलना नहीं की जा सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। वहीं पर गीता जैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो कचरा प्रकल्प है उसके लिए जापान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात की है। नहीं, मैं उनका साथ दूंगा। हमारे वो बहन है, आपका जो कहना था वो मैं सीधे रीत से बोल रहा हूँ क्योंकि वो बोलेगी ही।
उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा कचरे का प्रकल्प है और उत्तन की जनता और बहुत सारी वहाँ की स्थानीय लोगों का उस कचरा प्रकल्प को विरोध है। तो वो अगर वहाँ पे जाने के बाद में जापान का अगर कचरा प्रकल्प के बारे में अगर अच्छी बातें करती है तो निश्चित रूप से वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर लाएगी तो प्रताप सरनाइक भाई के तौर पे उनके साथ में रहे। तो जैसा कि आपने देखा विधायक प्रताप सरनाइक ने क्या कहा, उन्होंने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को वीडियो कॉल करके यहाँ की पूरी स्थिति दिखाई है कि किस तरीके से जो ब्रिज बनाया गया है और रास्ता बंद कर दिया गया है और जो बिल्डर है उन्होंने अवैध निर्माण करके यहाँ पर पतरा लगा दिया है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा है कि मंडे तक वो इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि मनपा आयुक्त मंडे तक इसकी कार्रवाई करते हैं या नहीं, या यहाँ के लोगों को इसी तरह की तकलीफ सहनी पड़ेगी आगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।